मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, के ब्रीदिंग जो करने का तरीका होता है वो क्या होता है, मतलब किस तरीके का प्रोसेस चल रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कि इसके अंदर हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं अपने फेफड़ों से या कहें तो मुंह के अंदर से, और ऑक्सीजन को लेते हैं शरीर के अंदर। इनहेलेशन इज टेकिंग अप ऑक्सीजन, देखिए इसमें दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है इनहेलेशन, अंदर लेना सांसों को, मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, लेते तो ऐसा पूरी की पूरी हवाएं, उसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, अलग अलग तरह के और भी सब्सटेंस होते हैं, धूल मिट्टी भी होती है, पूरा लेते हैं, पर वो सब कहीं ना कहीं फिल्टर हो जाता है, जाता ऑक्सीजन ही आपके ब्लड के अंदर खाली, उसको बोलते हैं हम इनहेलेशन। और फिर होता है एक्सिलेशन, मतलब कि उस हवा को बाहर छोड़ना, तो बोले फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट in which the diaphragm moves down and rib cage expand। rib cage आपको पता है पसलियों का जो पूरा ढांचा बना होता है उसको rib cage बोलते हैं। अब क्या कहते हैं, वो एक्सपेंड करता है और आपका जो है ना डायफ्राम वो भी मूव करता है। डायफ्राम आपको पता है जो नीचे की प्लेट होती है वो धक्का देती है, तो आपको सांस लेने में आसानी होती है। देयर बाय increase the space in the chest cavity which causes the pressure in the chest cavity to drop। बोल रहे हैं कि इसकी वजह से फेफड़े जो फैल जाते हैं, फेफड़े फैलते हैं, अंदर प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से अंदर का आपका जो ऑक्सीजन था इसके अंदर फेफड़े का, वो सब सोख लिया जाता है ब्लड कैपिलरीज द्वारा, मतलब खून की जो छोटी छोटी नसें हैं वहां से आपका ट्रेवल करते हुए ऑक्सीजन चले आता है पूरे खून में। एज अ रिजल्ट एयर पुशेस इनटू द लंग्स filling them with the air and making them expand, while during exhalation the situation is just opposite। बोल रहे हैं कि एक्सिलेशन में इसका ऑपोजिट हो जाता है, सब कुछ सिकुड़ जाते हैं आपके फेफड़े, ताकि आपके फेफड़ों में से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब बाहर निकल सके। ड्यूरिंग एक्सिलेशन द रिपकेज shrinks and diaphragm moves up reducing the space and increasing the pressure in the chest cavity। as a result uh, on push air is on pushed out of the lungs। इसकी वजह से हवा जो अपने आप ही मुंह के बाहर निकल जाती है। क्या लिख रखा है, बोल रहे हैं कि जब हम सांस ले रहे हैं, देखिए ले रहे हैं सांस, तो क्या हो रहा है, रिबकेज फैल रहा है, ठीक है, हर तरफ से, और डायफ्राम धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ। और जब नहीं नहीं धक्का नहीं दे रहा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है डायफ्राम, ठीक है, नीचे आ रहा है ताकि ज्यादा सारी जगह बने बीच में। और एक्सिलेशन में जब हवा बाहर जा रही है तो क्या हो रहा है, डायफ्राम धक्का दे रहा है ताकि सिकुड़ जाए लंग्स, और रिबकेज भी सिकुड़ रहा है। अब बोले डू यू नो द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेलेशन एंड एक्सिलेशन एयर, इनहेल्ड एयर, ठीक है, इन इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, कि जब हम सांस लेते हैं उस टाइम ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है हवा के अंदर, और जब हम सांस छोड़ते हैं उस टाइम पे, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि सारी की सारी ऑक्सीजन हमने उसके अंदर से ले ली और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर भी काफी सारी चीजें होती हैं, जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं उसके अंदर भी, और लेते हैं तब भी काफी सारी चीज होती है। तो देखिए जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उसके अंदर होता है लगभग 21% ऑक्सीजन और लगभग 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि हम जब सांस छोड़ते हैं तो लगभग उसका 5% कंज्यूम कर चुके होते हैं ऑक्सीजन का, और बचा होता है सिर्फ 16.4 ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड 4% से आधा 4.5% बढ़ चुका होता है उस सांसों के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड हो चुका था 4.4%, ठीक है। तो अब समझ में आया आपको, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो क्या क्या फर्क होता है उन हवाओं के अंदर। आगे बोल रहे हैं एक्टिविटी में, टेक अ डीप ब्रेथ मेजरिंग द साइज ऑफ द चेस्ट विद द मेजरिंग टेप। बोल रहे हैं कि सांस लीजिए और अपना साइज देखिए चेस्ट का कितना है ना, इंचेस में होगा मेरे ख्याल से 29, 30, 31 ऐसा कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद आप सांस छोड़िए तो अब देखिए कितना है, 27, 28 ऐसा रहेगा, मतलब कि सबका ऊपर नीचे होता है, जितने चौड़ा उसका चेस्ट है उसके हिसाब से, पर जब हम सांस लेते हैं चेस्ट फैल जाता है, जब सांस छोड़ते हैं चेस्ट सिकुड़ जाता है। आगे बोल रहे हैं ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, के अलग अलग एनिमल्स में कैसे ब्रीदिंग होती है। द एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक ह्यूमन बीइंग। बोल रहे हैं कि कई सारे जो है जानवर जिनका नाम लिया मैंने, उनके अंदर भी जो है लंग्स होते हैं हमारी तरह ही। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट हैव लंग्स ब्रीथ। बोल रहे हैं कि इन सब के बारे में तो देखिए हमें पता ही है, जिनके पास लंग्स हैं हमारी तरह ही सांस लेते होंगे, पर जिनके पास लंग्स नहीं होते वो कैसे सांस लेते हैं वो जरा इंटरेस्टिंग होगा जानना। सबसे पहले देखिए कॉकरोच, कॉकरोच क्या करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द कॉकरोच आर ब्रांच्ड एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। ने देखिए हमारा ट्रैकिया क्या होता है, गले का जो विंड पाइप होती है ना हमारी, जिसकी वजह से सांसें जाती हैं हमारे फेफड़ों में या वापस आती हैं,
उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। फिर ऐसी बहुत सारी ट्रैकिया होती है किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर। द एयर ट्यूब्स फॉर्म अ फाइन नेटवर्क इनसाइड द बॉडी एंड आर इन कांटेक्ट विद द सेल्स। बोले इसका ट्रैकिया तो कुछ अलग ही होता है, लंग्स की जरूरत नहीं, पूरी बॉडी में ट्रैकिया ही ट्रैकिया फैला हुआ है इसके, जिसके अंदर से वो जो है ना डायरेक्ट सेल्स को अपने ऑक्सीजन दे देता है। The trachea opens to the outside through a small slit-like opening called spiracles. तो देखिए ये जो जैसे हम सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं ना, कॉकरोच सांस लेते हैं स्पिरेकल से, वो ओपनिंग होती है जिसके अंदर ट्रेकिया के अंदर हवा जाती है। देखिए बहुत ही छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसके अंदर से हवा जाती है कॉकरोच के अंदर, ठीक है, उसके अंदर से ऑक्सीजन ले लेता है। आगे क्या बोल रहे हैं, द स्पिरिकल्स आर लोकेटेड इन पेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी सेगमेंट ऑफ द कॉकरोच। बोल रहे हैं कि बॉडी के दोनों साइड में, ये देख रहे हैं दोनों साइड में, इधर भी है कुछ स्पेरिकल्स, इधर भी है स्पेरिकल्स, ठीक है। ये इन सब जगहों से चले आता है ट्रैकिया में, इसके पूरे जो विंड पाइप है पूरी बॉडी में जो फैला हुआ है, हमारा तो खाली गले में है, इसके पूरे बॉडी के अंदर है विंड पाइप, जिसके अंदर जो हवा जाती है और वो डायरेक्ट सेल के अंदर पहुंच जाती है हवा, खून का कोई चक्कर ही नहीं। Air enters the trachea through the spirals. The opening and closing of the spiracles are regulated by valves and the hair to control air flow, avoid loss of water and prevent dust contamination. कि इनके जो वेल्व्स होते हैं ना स्पिरिकल्स, मतलब उसके अंदर जो है मतलब ओपनिंग वो खुल जाते हैं अपने टाइम के हिसाब से, फिर बंद हो जाते हैं अचानक से। क्यों? ताकि जो है बेकार में धूल मिट्टी अंदर जमा ना हो, और हेयर भी होता है उनके पास, हेयर होता है जिसकी वजह से धूल मिट्टी को और फिल्टर कर देते हैं वो। आगे बोल रहे हैं, in tracheal respiration, exchange of O2 and CO2 between the body tissue and the outside environment takes place directly without the involvement of blood. कि इसमें खून की जरूरत ही नहीं पड़ती हवा को पहुंचाने के लिए, हर एक मतलब ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए हर एक सेल के अंदर। ट्रैकियल सिस्टम इज सच दैट ट्रैकिया रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे हमारे ब्लड वेसल्स जो है पूरी बॉडी में हमारे जाते हैं ना, वैसे इनका ट्रैकिया जाता है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके। Oxygen rich air enters through the spiracles situated on the side of body of cockroach. And reaches to all the tissue directly through trachea and their branches, tracheoles. Conversely, carbon dioxide is diffused out from the tissue to outside environment through the spiracles. इन्हीं स्पिरिकल्स से ऑक्सीजन भी अंदर जाती है और इन्हीं स्पिरिकल्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस निकलता है कॉकरोच के बॉडी से, ठीक है। तो इतना था बस कहानी कॉकरोचेस की, कि इनके बॉडी में ब्लड वेसल्स का चक्कर ही नहीं होता, डायरेक्ट स्पिरिकल्स होते हैं, मतलब कि वो विंड पाइप होती है जो कि इनके पूरे बॉडी में फैली हुई होती है और हर जगह पे ऑक्सीजन सप्लाई करके आती है। कहाँ सप्लाई करती है? जाहिर सी बात है सेल को सप्लाई करती है, उन्हें जरूरत होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जलाने की। आगे बोल रहे हैं अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स का क्या होता है? एन अर्थवर्म हैज नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इट टेक्स इन ऑक्सीजन डायरेक्टली थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन एंड गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किनकी स्किन होती है, इसी में से सांस ले लेते हैं ये, इसी में से ऑक्सीजन ले लेते हैं और इसी से ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। स्किन सरफेस इन अर्थवर्म्स इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज दैट हेल्प देम इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद देयर सराउंडिंग। आगे बोल रहे हैं ब्रीदिंग अंडर दी वाटर। पानी के अंदर सांस कैसे लेते हैं? गिल्स के जरिए। गिल्स आपको पता है ना, ये क्या करते हैं, पानी के अंदर से हवा को फिल्टर कर लेते हैं, उस हवा में से ऑक्सीजन को जो है अपने ब्लड के अंदर मिक्स करके ले आते हैं पूरी बॉडी में, और जैसे हम इस्तेमाल करते हैं फिर ब्लड के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना सेल के अंदर, वैसे ये भी कर लेते हैं। Fishes and other animals living in water are called aquatic animals. They obtain oxygen dissolved in water. Their respiratory organs are gills. किनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं? गिल्स हैं। It is also called bronchial respiration. ब्रोंकियल रेस्पिरेशन क्या चीज हो गई आपको बताइए? ब्रोंकाई क्या होता है? ब्रोंकाई बोलते हैं आपका वही विंड ट्यूब्स को बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, जो कि हमारे फेफड़ों में होते हैं। एंड इज फाउंड इन मैनी एनालिड्स। मोस्ट, देखिए एनालिड्स क्या होते हैं? वो अर्थवर्म्स की तरह ही होते हैं पर समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। मोस्ट क्रुस्टे मोस्ट क्रुस्टेशियंस एंड molluscs, insect larva, fishes and some amphibians। बोल रहे हैं कि कई सारे अलग अलग जानवरों में, मतलब के एक्वेटिक एनिमल्स में भी ये चीजें पाई जाती हैं देखने को, ठीक है। और एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं वो जो कि जमीन के ऊपर भी रह सकते हैं जैसे मेंढक, और पानी के अंदर भी जा सकते हैं जैसे सांप होते हैं कई सारे, और मेंढक होते हैं बहुत सारे,
वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं आसानी से, बाहर भी रह सकते हैं पानी से। देखिए क्रुस्टेशियंस क्या होते हैं, जैसे केकड़े वगैरह होते हैं ना, उसी की प्रजाति को बोल देते हैं, मतलब उसी तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उन सबको ही बोल देते हैं हम क्रुस्टेशियंस, जो कि आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, अ, समुद्र के अंदर। एक्वेटिक एनिमल्स का ही नाम है, एक पूरे मतलब ग्रुप है क्रुस्टेशियंस का, उनमें बहुत सारे आते हैं जानवर, ठीक है। और इन सारे नामों को लेकर आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्यों, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, है ना। और प्रजातियां देखें तो खाली प्रजातियां मतलब टाइप्स देखें तो हर जिंदा चीज की जो है ना, अगर सबका टोटल मिलाया जाए तो लगभग 90 लाख प्रजातियां हैं पूरे धरती के ऊपर। तो इतना तो कोई याद नहीं रख सकता कि इतने सारे प्रजाति हैं। तो इसके लिए इतने सारे नाम अगर आपको याद नहीं रह रहे या फिर आपको लग रहा है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये सब याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, एम्फीबियंस थोड़ा सा मतलब कॉमन टर्म है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि एम्फीबियंस क्या होते हैं, वो जो जमीन के अंदर भी रह सके, पानी के अंदर भी रह सके। आगे बोल रहे हैं, व्हेन फिशेस ब्रीथ्स एयर फ्लोज इनटू इट्स माउथ एंड आउट थ्रू गिल्स। बोल रहे हैं कि वाटर जो है फ्लो करता है इनके मुंह के अंदर से, है ना, और बाहर निकल जाता है पानी गिल्स से। बाहर तो निकल जाता है पानी, पर अंदर फंस जाता है इनके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का या फिर एयर बोले, वो पूरा फंस जाता है इन गिल्स के अंदर, जिसकी वजह से सांस ले पाते हैं ये। आगे बोल रहे हैं, ऑन दी आइदर साइड ऑफ इट्स बॉडी, दोनों साइड में होते हैं गिल्स ये। वाटर पासिंग ओवर द गिल्स इज रिच इन ऑक्सीजन, ब्लड इनसाइड द गिल tissues is rich in carbon dioxide that is waste product from the fish's body। के यहाँ पर ये है ना गिल्स के पास ही आके इकट्ठा हो जाता है इनका कार्बन डाइऑक्साइड। The blood lets out carbon dioxide and takes in oxygen from the water. The water then flows out of the gills, taking the carbon dioxide with it. लेकिन पानी जब बाहर निकलता है साथ ही साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी के साथ मछली छोड़ देती है और ऑक्सीजन को सोख लेती है अपने ब्लड के अंदर, ठीक है। आगे बोल रहे हैं व्हाट यू लर्न में पहला आपका द नेजल पैसेज ओपन्स इनटू दिस। तो नेजल पैसेज ओपन कहाँ पे होता है, मतलब नेजल पैसेज जो है वो लेकर कहाँ जाता है आपका ऑक्सीजन को, है ना, या कहें तो पूरे एयर को लेकर जाता है वो फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। द नेजल पैसेज ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, ठीक है, तो फेरिंग्स लिख दिया गया यहाँ पे आप। फिर बोल रहे हैं इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। तो वो है आपके एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई के पास बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर पाता है इनमें, और ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड को ले भी पाता है। आगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। डायफ्राम सिकुड़ता कब है, जब उसे साइज बड़ा करना होता है फेफड़ों का। साइज बड़ा कब होता है फेफड़ों का, जब वो इनहेलेशन कर रहा होता है। तो लिख लिए इनहेलेशन, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कॉकरोच रिस्पायर्स थ्रू दिस। तो ये आएगा आपका ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया के जरिए। और ट्रेकिया मतलब लिखिए, स्पिरिकल लिख लिए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, स्पिरिकल लिख दिए आप चाहे तो, ठीक है। दोनों ही बातें ठीक है, दोनों ही उसका मेजर पार्ट है, क्या कहते हैं, ब्रीदिंग के प्रोसेस का। और ब्रीदिंग की बात करिए हमने तो रेस्पिरेशन में कॉकरोच के, क्योंकि रेस्पिरेशन के देखिए बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक तो होता है कि आपका जो है ना ब्रीदिंग हुई, ठीक है, ब्रीदिंग के बाद भी होता है अब सेल के अंदर क्या क्या प्रोसेस चल रहे होते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर एनर्जी बन रही है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, एडीपी के मॉलिक्यूल्स से चेंज होकर, और उसके बाद जो है बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स अलग अलग यहाँ पे जाते हैं, और मतलब ये एक अलग लेवल की चीज है, तो वो सब भी होता है। फिलहाल हम इस चैप्टर के अंदर रेस्पिरेशन में ज्यादातर पार्ट जो है ब्रीदिंग का ही समझ रहे हैं, तो ब्रीदिंग के अंदर मेन इसका ना आप स्पिरिकल लिख सकते हैं या ट्रैकिया लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। तो स्पिरिकल लिख दिया आप यहाँ पे, बेहतर है। आगे बोल रहे हैं दे आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फिश के होते हैं गिल्स, गिल्स लिख दिए। आगे बोल रहे हैं डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, तो जवाब है बिल्कुल। अरे मतलब आप ये समझ लिए कोई भी चीज जिंदा है तो रेस्पायर करेगी ही करेगी, वरना एनर्जी उसे मिलेगी कहाँ से, नहीं मिल सकती एनर्जी बिना रेस्पिरेशन के। तो कोई भी जिंदा चीज है वो रेस्पिरेशन उसे करना ही करना है। आगे बोल रहे हैं plants also respire and break down the food prepared during the photosynthesis with the help of oxygen and release energy. They also give out carbon dioxide during respiration like animals। बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी गलतफहमी है प्लांट्स के बारे में लोगों की, कि प्लांट्स तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी हमारी तरह ही, इंसानों की तरह ही या बाकी जानवरों की तरह ही क्या करते हैं, प्लांट्स भी जो है बाकी जानवरों की तरह ही
सांस लेते हैं और छोड़ते हैं कैसे, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। वो तो बस रिवर्स एक प्रोसेस होती है उनके अंदर जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। वो कभी कभी होती है जब धूप निकली होती है और उसके पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं, तब वो प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस की, सिर्फ अपने पत्तियों के अंदर। वो प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ठीक है। उसके अलावा पूरे दिन रात जो प्रोसेस होती रहती है ना बॉडी के अंदर, वो रेस्पिरेशन की होती है, उसके अंदर वो ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है। तो अब एक सवाल आएगा बहुत सारे बच्चों के मन में कि अगर ऐसा है तो भाई क्यों बोलते हैं कि प्लांट लगाओ, क्योंकि दिन भर तो प्लांट ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, वो तो बस कभी कभी जब वो कर रहा होगा फोटोसिंथेसिस, सिर्फ तभी वो ऑक्सीजन छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, सिर्फ तब की बात है ना, वरना पूरे दिन तो वो भी हमारी तरह ही सांस ले रहा है। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है काफी हेवी, उसके अंदर काफी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है प्लांट और ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है। उतने अमाउंट में दिन भर में भी वो ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ रहा होता, ठीक है। दिन भर की उसकी रेस्पिरेशन भी इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी पावरफुल वो होती है आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। इसलिए बोलते हैं कि प्लांट लगाओ आप। वो ओवरऑल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है अपने अंदर ओवरऑल, और ओवरऑल वो ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है वो एनवायरनमेंट के अंदर, समझ गए। तो दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं प्लांट के अंदर, एक तो रेस्पिरेशन की जिसमें वो इंसानों की तरह बिहेव करते हैं, एक होती है फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर वो प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, अपना मतलब चेंज कर देते हैं प्रोसेस को, ऑक्सीजन छोड़ते हैं हवा में। आगे मैं बोल रहे प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, दस रेस्पिरेशन प्रोसेस इन प्लांट्स इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड एज इन एनिमल्स। बोल रहे कि उनके पास कोई अलग से ऑर्गन्स वगैरह नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, और काफी सिंपल है उनका प्रोसेस रेस्पिरेशन का। हाउएवर द बेसिक प्रिंसिपल इज द सेम इन प्लांट्स, इट इज मच सिंपलर। बोल रहे हैं कि दो तीन चीजें होती हैं, वही होता है उनके अंदर। देखिए स्टोमेटा, स्टोमेटा में होता है क्या है, हवा को अपने अंदर ले लेता है, छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं प्लांट्स के बॉडी के अंदर, मतलब लीव्स के अंदर स्टोमेटा कहलाता है वो, उसके अंदर से गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वहीं से वो ऑक्सीजन ले लेता है अपना। लेंटिकल्स क्या होते हैं, फिर इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता है, मतलब इंट्रासेल्यूलर स्पेस क्या होता है, रूट हेयर सेल्स क्या होते हैं, ये सब भी देखते हैं जरा इसके अंदर हम। क्या बोल रहे हैं, ईच पार्ट इन प्लांट्स कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट रेस्पिरेशन इन लीव्स टेक्स प्लेस थ्रू टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। So here are we will dis here we discuss अबाउट रेस्पिरेशन इन डिफरेंट पार्ट्स। बोल रहे हैं कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि स्टोमेटा का क्या काम होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स द रूट सेल्स आल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। बोल रहे हैं कि सिर्फ पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होना काफी नहीं है, क्योंकि पत्तियों से थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होता है रूट्स का, तो रूट्स के अंदर भी अपने अंदर एक खासियत है कि वो ना ऑक्सीजन अपने आसपास की सोख लेता है। इसीलिए बोलते हैं कि रूट भी सांस ले रहा होता है किसी भी प्लांट का। अगर आप जो है बहुत ज्यादा पानी दे देंगे प्लांट को, तो प्लांट का दम घुट जाता है, मर जाते हैं प्लांट्स अक्सर। इसलिए उनको लिमिटेड अमाउंट में पानी देना चाहिए जितना उनके लिए सूटेबल हो, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि उससे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, दम घुट जाएगा, मर जाएंगे बेचारे। तो प्लांट जिस भी मिट्टी के अंदर होता है वो थोड़ी सी भुरभुरी होती है, मतलब उसके अंदर ना जगह होती है ऑक्सीजन के जाने की या कहें तो हवा के जाने की, और उसी को सोख लेते हैं अंदर। जो पौधे जो होते हैं उनके जड़ें वो सोख लेती हैं अपने अंदर, छोटे छोटे बाल होते हैं उनके जो सोख लेते हैं ऑक्सीजन को। क्या बोल रहे हैं, रूट हैज थिन लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, दिस इज कॉल्ड एपिब्लेमा, ठीक है। एपिब्लेमा बोलते हैं उन खास तरह के सेल्स को जो कि रूट के अंदर होते हैं। रूट हेयर आर डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट रिमेन इन कांटेक्ट विद एयर प्रेजेंट इन सॉइल के, वो जो पतले पतले हेयर जो होते हैं ना रूट के, उन्हीं के अंदर वो सेल मौजूद होते हैं जो कि ले लेते हैं ऑक्सीजन को, किसमें से, सॉइल के अंदर से। मतलब सॉइल के आसपास फंसे हुए होते हैं कहीं कहीं पे, थोड़े बहुत आने जाने की हवा, आने जाने का रास्ता होता ही है सॉइल के अंदर, थोड़ा सा हवा तो पार हो ही जाती है अंदर कम से कम। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू देयर एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन, या फिर कहें तो रूट रेस्पिरेशन, रूट की अपनी रेस्पिरेशन होती है उसी एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस बोलते हैं सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मल लेयर का भी वही मतलब है कि सबसे बाहर वाली लेयर, वही जो है रेस्पिरेशन में काम आती है रूट्स के। वाटर लॉग्ड सॉइल कॉजेस सफोकेशन टू रूट्स, वही चीज जो मैंने आपको बताई, बहुत ज्यादा अगर पानी भरा हुआ हो, फंसा हुआ हो जमीन के अंदर,
तो उससे क्या होता है, सफोकेशन, दम घुट सकता है प्लांट्स का, एंड मे कॉज डेथ ऑफ रूट्स। दिस इज द रीजन व्हाई द सॉइल नियर द रूट इज लूजेंट, इसीलिए जो है रूट्स के पास की जो है ना सॉइल जो है थोड़ी ढीली होती है, वो जानबूझ के कर रखा होता है सॉइल ने, ठीक है, मतलब प्लांट ने ऐसा कर रखा होता है अपने आप को कि आसपास थोड़ी जगह बना लेता है ताकि वहां पे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रहे, जिसे वो सोख ले और सांस ले सके, ठीक है। ये देखिए, ये बता रखा है आपको कि मान लीजिए सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल्स में छोटे छोटे पत्थर ही होते हैं, सॉइल से और कुछ नहीं होता, अलग अलग तरह के पत्थर मिक्स हुए हुए होते हैं जिनको हम सॉइल बोल देते हैं। उसके अंदर और भी सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपका खाद वगैरह, मतलब टॉयलेट वगैरह, लैट्रिन, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये वो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पत्थर, बहुत ही छोटे छोटे पत्थर, और बीच में है एयर के स्पेस, हवा की स्पेस, और ये रहे आपके रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर जो उस ऑक्सीजन को सोख लेगा इसके अंदर से। आगे बोल रहे हैं अ, अच्छा, इन्होंने तो बाकी सारे पार्ट्स बताए नहीं, ये वाले है ना लेंटिकल्स क्या होते हैं। कह रहे हैं कि पेड़ों में जो है ना एक और स्पेशल जगह होती है जिससे कि हवा पास हो सकती है, वो कहलाती है लेंटिकल्स। ये देखिए, ये सारे लेंटिकल्स ही हैं, छोटे छोटे छेद हैं जिसके अंदर से हवा पास हो सकती है, पत्ती के और रूट्स के अलावा भी। जड़े, ये जो होती है ना बीच का तना, मतलब जो पेड़ का बीच का तना होता है वो भी सांस लेता है कई बार, तो उसको हम बोल देते हैं लेंटिकल्स, उन सारे छेदों को। लेंटिकल्स मैंने आपको बता दिया, रूट हेयर जो है वो भी बता चुका हूं। इंट्रासेल्यूलर स्पेस बता रहे हैं कि देखिए, इंटर का मतलब होता है दो, क्या कहते हैं, मतलब इंटर का मतलब होता है दो चीजों के बीच में कोई चीज हो रही हो, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना इंटर स्टेट कंपटीशन, मतलब के बहुत सारे स्टेट्स के बीच में जो कंपटीशन होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन, मतलब अलग अलग नेशंस के बीच में, कहे तो देशों के बीच में कंपटीशन। वैसे ही आपका एक होता है इंट्रा, इंट्रा मतलब किसी चीज के ही अंदर हो, मतलब कहा जाएगा ना इंट्रा स्टेट, मतलब एक स्टेट के अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है काम, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। वैसे इंट्रा सेल्यूलर बोला गया तो एक ही सेल के अंदर जो स्पेस है, तो सेल के अंदर ही कोई सा स्पेस है, वहां पर भी थोड़ा सा ऑक्सीजन जमा रहता है इनका, ठीक है। रूट का, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ पे अभी बताया नहीं है इन्होंने, बस बोला है कि ये सब भी आपके काम देते हैं, इंट्रासेल्यूलर स्पेस जो है इनकी ब्रीदिंग में, इनके पूरे रेस्पिरेशन सिस्टम में, ठीक है। आगे बोल रहे हैं आपका एक्टिविटी है, क्या बोल रहे हैं कि आप ना घर के अंदर दो पौधे लाइए, ठीक है, एक पौधा ए, एक पौधा बी, ठीक है। तो पहले वाले पौधे के अंदर आप क्या करिए, नीचे के जो उसके सॉइल है ना, मतलब दोनों को पानी दिएगा बराबर बराबर, एक को जो है ना आप जो है मतलब पॉट ए के अंदर वाले पौधे को थोड़ा सा ना उसके सॉइल को लूज कर दीजिए, रोज लूज करते रहा करिए थोड़ा थोड़ा सा। उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी उसके रूट को। बी वाले में कुछ मत करिए, तो देखेंगे कि आप कुछ टाइम बाद ए की ग्रोथ थोड़ी बेहतर होगी बी के मुकाबले, क्यों, क्योंकि उससे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिल पा रही है उसके रूट्स को। आगे बोल रहे हैं दी ओल्डर पोर्शन ऑफ द रूट्स डू नॉट हैव रूट हेयर्स, दिस पोर्शन इज कवर्ड विद प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ डेड सेल्स हैविंग टाइनी ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स। अच्छा, अच्छा, लेंटिकल्स बोल रहे हैं कि भाई वही चीज जो डेड सेल्स होते हैं, लेंटिकल्स मैंने बताया नहीं कि जो पेड़ का तना होता है तो बीच में क्या होता है, डेड सेल्स होते हैं, वो बाहर वाले लकड़ी क्या होती है, डेड सेल्स होती है, तो उनके अंदर जो ओपनिंग्स होती हैं उनको लेंटिकल्स बोल देते हैं, थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन द सॉइल एंड द इनर लिविंग सेल्स। अच्छा, लेंटिकल्स जो है खाली आपके इसके अंदर ही नहीं होते, क्या कहते हैं, तने के अंदर, वो रूट्स के अंदर भी हो सकते हैं, रूट्स के अंदर हेयर्स होती हैं और लेंटिकल्स भी होते हैं आपके, उसके लकड़ी वाला जो हिस्सा होता है ना रूट्स का, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता, तो उनके अंदर भी लेंटिकल्स होते हैं, उसके अंदर से भी हवा पास हो जाती है। बता रहे हैं अलग से है ना, द ओल्डर पोर्शन ऑफ द रूट हेड, रूट डू नॉट हैव रूट हेयर्स, ठीक है। बोल रहे हैं कि जो पुराना हिस्सा होता है ना काफी रूट्स का, बहुत ही मोटा हिस्सा जो हो चुका होता है, जिसके ऊपर एक लेयर जम चुकी होती है डेड सेल्स की, जो कि लकड़ी बन चुका होता है, उस टाइम पे सॉफ्ट नहीं रहता वो, उस जगह पे लेंटिकल्स पाए जाते हैं। उसका भी इस्तेमाल करना चाहता है ना रूट, कि हर जगह का इस्तेमाल करे, नए नए उसके ब्रांचेस तो हैं ही जो कि सॉफ्ट है काफी, जिसके अंदर अपने हेयर्स हैं, रूट हेयर्स, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन ले सके, पर इन लेंटिकल्स के जरिए भी वो हवा ले लेता है कुछ ना कुछ अपने अंदर। वो कहाँ होते हैं, लकड़ी के वाले पोर्शन में, पेड़ों के। क्या बोल रहे हैं आगे, डू यू नो व्हाई वी आस्क्ड नॉट टू स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट, क्यों, क्योंकि रात में भाई वो फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, वो भी हमारी तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो आपको नुकसान ही करेगा इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बोल रहे हैं प्लांट्स यूज ऑक्सीजन एंड, अच्छा ये रीजन बता दिया इन्होंने। आगे बोल रहे हैं वोकैबुलरी, ये सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं, आगे देख लेते हैं जरा, टिक द करेक्ट ऑप्शन में।
फर्स्ट आपका द प्रोसेस बाय विच गैसेस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होगा, जाहिर सी बात है, टिक लगा दिए। जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ब्रीदिंग ही तो बोलते हैं। आगे रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन लंग्स, ट्रैकिया, एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो जवाब है एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हर एक सेल में बॉडी के रेस्पिरेशन होती है, तभी तो उससे एनर्जी निकलती है जिससे कि हम अपना काम कर पाते हैं। आगे आपका एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। बोलने की शुगर से अल्कोहल बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। बोले ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बन जाता है ना बॉडी के अंदर, उसी की वजह से जो है मसल क्रैम्प्स या कहें तो दर्द होता है हमारे मांसपेशियों में। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जवाब है यीस्ट। यीस्ट बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पायर कर सकता है। एल्वियोलाई आर फाउंड इन, एल्वियोलाई आपका लंग्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के अंदर फिर वो होते हैं ब्रोंकाई, मतलब ब्रोंकाइटिस जो होता है, दो दो होता है ना ब्रोंकाइटिस, दोनों साथ मिला के ब्रोंकाई बोलते हैं उनको। उनके अंदर होते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के बिल्कुल टिप पॉइंट पर होता है आपका एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई कितना होता है? 300 से 400 मिलियन होता है हर एक फेफड़े के अंदर। आगे बोल रहे हैं ट्रेकियल सिस्टम इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग बाय। ट्रेकियल सिस्टम किसके अंदर होता है? कॉकरोचेस के अंदर होता है, ठीक है। टिकला दी इस पे। इसके अंदर क्या होता है? मतलब विंड के ट्यूब्स होते हैं, विंड ट्यूब्स बोल रहा हूँ, मतलब हवा एयर एयर ट्यूब्स होते हैं, कहीं तो विंड पाइप होते हैं इनके पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए, जो डायरेक्टली जो ऑक्सीजन सप्लाई कर कर आते हैं हर एक सेल को। ब्लड का कोई चक्कर ही नहीं होता। आगे बोला प्लांट्स गेट देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर रेस्पिरेशन थ्रू स्टोमेटा, लेंटिकल्स, बोथ। तो जवाब है बोथ, दोनों का इस्तेमाल करते हैं। स्टोमेटा का तो इस्तेमाल होता है पत्तों के अंदर, और लेंटिकल्स का इस्तेमाल कब होता है? जब लकड़ी होती है ना उसके अंदर, जो तना होता है पेड़ का, या फिर उसकी जड़ें होती है, मोटी मोटी जड़ें, तो उनके ऊपर लेंटिकल्स होते हैं, वहां पे भी छेद होते हैं जिनको हम लेंटिकल्स बोल देते हैं। फिर उसके अलावा रूट हेयर्स तो होती हैं जिनके ऊपर जो है सबसे एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर जो होती है सेल की, वो चूस लेती है उसको, ऑक्सीजन को। वो रूट हेयर की बात है, ठीक है। वो तीनों हिस्सों से कराया जाता है, तो फिलहाल ये दोनों से इस्तेमाल कर कर जो है ना रेस्पिरेशन करता है एक प्लांट। तो बोथ पे लगाइए टिक। आगे बोल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट आपका ड्यूरिंग ब्रीदिंग डैश इज टेकन इन एंड डैश इज गिवन आउट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेकंड आपका द डैश इज अ लॉन्ग ट्यूब विद डैश रिंग्स विच प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो ये आपका होगा ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया लिखिए यहाँ पे, वो होता है एक लॉन्ग ट्यूब विद कार्टिलेजियस रिंग्स। कार्टिलेजियस रिंग्स जो कि प्रिवेंट करते हैं उसको कोलैप्सिंग के लिए। कार्टिलेज बोन आपकी काफी हार्ड बोन होती है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं मतलब कि मजबूत बोन होती है, वो लचीली भी होती है पर मजबूत भी होती है। आगे बोल रहे हैं द ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड। ट्रेकिया दो डिवाइडो में, ब्रांच में टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई बोलते हैं, और उसका सिंगुलर क्या होता है? ब्रोंकस, ठीक है। तो ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई होते हैं वो, जिसमें वो टूट जाता है ट्रेकिया, मतलब उसका डिवाइड हो जाता है रास्ता दो जगह पे, दोनों लंग्स में जो जाता है, तो ब्रोंकाई लिख दिएगा यहाँ पे। फोर में है द डैश एंड डैश ऑफ स्पिरिकल्स आर रेगुलेटेड बाय वेल्व्स एंड हेयर। तो इसका जवाब है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्पिरिकल्स आर रेगुलेटेड बाय वेल्व्स एंड हेयर टू कंट्रोल एयर फ्लो एंड अवॉइड लॉस ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट डस्ट कंटेमिनेशन, ठीक है। तो क्लोजिंग और ओपनिंग लिख दिएगा आप वहां पे, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग जो भी लिखना चाहें। फिफ्थ में लिखेगा एन अर्थवर्म हैज नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अर्थवर्म के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, डायरेक्ट स्किन से सांस ले लेता है। सिक्स में आपका स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन वुडी स्टेम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर कॉल्ड। छोटी छोटी जो ओपनिंग्स होती हैं वुड के हिस्से में, मतलब डेड सेल्स होता है वुड किसी प्लांट का, जो सॉफ्ट नहीं होता, काफी हार्ड होता है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिकल्स। सेवन है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड। एक्सचेंज होता है गैस का प्लांट्स के अंदर टाइनी पोर्स होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा लिख दिए यहाँ पे। ट्रू फॉल्स है पहला है आपका वी ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं हम, रिमूव कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, इसी को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ट्रू, सही बात है ये।
ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन, तो फॉल्स, हैवी एक्सरसाइज में तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। इंसेक्ट्स हैव एयर ट्यूब्स टू ब्रीद, इंसेक्ट्स के पास एयर ट्यूब होती है ब्रीथ के लिए, तो ट्रू, सही बात है। इंसेक्ट्स में देखिए कॉकरोच में तो होती है, बाकी सारे इंसेक्ट से नहीं पता, फिलहाल तो ट्रू लिख दिया आप यहाँ पे, क्या ऐसा होता है। अर्थवर्म्स रेस्पायर थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन, ट्रू, सही बात है ये। फिशेस हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग, फॉल्स, फिशेस के पास लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं। प्लांट्स डू नॉट ब्रीथ, तो फॉल्स, क्योंकि प्लांट तो ब्रीथ करते हैं। रूट हेयर डू नॉट हेल्प इन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो फॉल्स, क्योंकि रूट हेयर हेल्प करते हैं प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपका फर्स्ट, व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यहां से लिख दिया आप पहले नंबर पे, ठीक है। सेकंड बोल रहे हैं व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो इसके अंदर आप लिख दिएगा इन दी सेल द फूड मतलब कि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वाला जो है ना यहाँ पे हटा दिया आप, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। बस इतना लिख लिए खाली ऑक्सीजन तक, इस पॉइंट तक, पहला सिर्फ पहली लाइन लिख ली है, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख लिएगा। और ग्लूकोज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, इतना लिख लिएगा। यही है आपका सेल्यूलर और रेस्पिरेशन, ठीक है। हर एक सेल के अंदर बॉडी के यही प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। कभी कभार ये प्रोसेस दूसरा भी आता है, जब हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना मसल्स के अंदर, तो अलग चीज होती है, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। जनरली ऐसा होता है आपका हर एक सेल के अंदर, क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, पानी छोड़ता है और एनर्जी छोड़ता है, जिस एनर्जी का इस्तेमाल कर हम बना लेते हैं एटीपी, ठीक है। एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो कि एक तरह का करेंसी होते हैं बॉडी के लिए एनर्जी की, जहां जहां पे चाहिए एनर्जी बॉडी को, वहां वहां पे सप्लाई करा देते हैं एटीपी को, और वो टूट कर जो एनर्जी दे जाता है उस जगह पे, और प्रोसेस हो जाता है जो होना होता है। समझ गया आप अच्छे से, ठीक है। इतना लिख लिएगा पहली लाइन यहाँ से, और उसके बाद ये वाला इक्वेशन, समझ गया ना। अंडर व्हाट कंडीशन डज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन, बोले कि कब जो है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल करते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट है, मसल सेल्स कैन आल्सो रेस्पायर एनारोबिकली, यहां से लेके ना लैक्टिक एसिड तक लिख लिया, पूरा हो जाएगा आपका। फिर बोल रहे हैं फोर में राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ये देखिए 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट लिख लिए, क्योंकि ब्रीदिंग क्या होता है, सिर्फ एक प्रोसेस है छोटा सा, रेस्पिरेशन के जो अंदर आता है। रेस्पिरेशन तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिससे कि हम जो एनर्जी बनाते हैं, उसका एक सिर्फ एक पार्ट है ब्रीदिंग। और ये एक फिजिकल प्रोसेस है ब्रीदिंग, जबकि केमिकल प्रोसेस है आपका रेस्पिरेशन। और क्या कहते हैं, ब्रीदिंग जो है आपका मतलब वही चीज बता दी इन्होंने कि एनर्जी निकलती है रेस्पिरेशन के अंदर, ब्रीदिंग के अंदर नहीं निकलती। ये तीनों पॉइंट लिख लिए आप, हो गया आंसर आपका। आगे पूछ रहे फिफ्थ है व्हाट आर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, लिख दिए ये वाला पॉइंट एरोबिक रेस्पिरेशन और ये वाला पॉइंट एनारोबिक रेस्पिरेशन, हो गया आंसर आपका। फिर आगे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मस्कुलर क्रैम्प्स, के मसल्स में दर्द होने लगता है, उससे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप एनारोबिक रेस्पिरेशन से लेके ना, यहाँ से लेके 2 पॉइंट्स, ये मतलब 2 लाइनें लिख ली है मसल क्रैम्प्स तक, ठीक है। इतना हो गया आपका मसल क्रैम्प से। आप क्या समझते हैं कि आपका जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स में दर्द होने लग जाता है, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉस्ट्रिल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कि बताइए नाक के छेद होते हैं, उनका क्या काम है रेस्पिरेशन में। वही सबसे पहला काम उन्हीं का है, उन्हीं की वजह से तो आपके नाक में मतलब फेफड़ों में हवा जा पाती है। तो देखिए ये वाला पॉइंट लिख दिया पूरा आप, ठीक है। नॉस्ट्रिल एंड नेसल पैसेज का जो है ये वाला, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग बिगिंस से लेके इनकमिंग एयर तक, इतना लिख लिया, आंसर हो गया आपका। स्टेट द रोल ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल्स इन ब्रीदिंग, कि डायफ्राम और रिब मसल्स, रिब मसल मतलब पसलियां, उन और पसलियों के अंदर के जो बीच में जो मसल्स होते हैं ना, उनका काम बता दिए आपके ब्रीदिंग में क्या होता है, ठीक है। और डायफ्राम तो आपको बताइए पूरा का पूरा जो मतलब नीचे की जो प्लेट होती है, जिसकी वजह से सांस लेना पॉसिबल हो पाता है, जो फैलती है सिकुड़ती है, मतलब ऊपर नीचे करती है, जिसकी वजह से आपके फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। उन दोनों का काम बता दिया आप क्या है ब्रीदिंग के अंदर।
तो इसका आंसर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है, राइट कर लिएगा उसी चीज को, आप डिक्टेशन बोल देता हूं मैं। डायफ्राम helps to expand and contract lungs for breathing, and the rib muscles helps to expand and contract rib cage according to it। ठीक है, कि आपका एक्सचेंज कराने में गैसेस को जो है ना हेल्प करता है डायफ्राम, कैसे एक्सपेंड करके इसको क्या कहते हैं लंग्स को, और कॉन्ट्रैक्ट करके, और इसी के अकॉर्डिंगली रिपकेज भी छोटा बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि भाई फैलेगा फेफड़े और जगह चाहिए, रिपकेज फैलना चाहिए, तो उसके लिए हेल्प कौन करते हैं, रिब के मसल्स करते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे देखिए 9 में, हाउ डज द फिश एक्सचेंज द रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस वही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कैसे एक्सचेंज करते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन फिशेस ब्रीद वाटर फ्लोज, यहाँ से लेके ना एंड तक लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड विद दिप तक, ये वाला पैराग्राफ हो गया आंसर आपका। आगे बोले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, पहला है डिफाइन ब्रीदिंग मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। मैकेनिज्म बताना है, देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ आप लिख लिए, हो गया आंसर आपका, और ये रहा डायग्राम, ये दोनों डायग्राम बना लीजिए। बहुत अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक आइडिया मिल जाना चाहिए आपको कि यहाँ पे जो है रिपकेज फैल रहा है, यहाँ पे रिपकेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे डायफ्राम जो है ना हेल्प कर रहा है इस लंग को फैलने के लिए, और यहाँ पे सिकोड़ने के लिए। सेकंड बोले डिफाइन द फॉलोइंग, पहला है आपका ब्रीदिंग, दूसरा है एल्वियोलाई, तीसरा है गिल्स। ब्रीदिंग आप डायरेक्ट यहां से लिख लिए, ठीक है। गिल्स, गिल्स भी आप यहां से लिख लीजिए। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई भी आप यहां से लिख लीजिए, हो गया आंसर। देखिए थर्ड क्वेश्चन बड़ा अलग ही है, क्या है इसमें, बोल रहा है मेंशन वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स। पहला है आपका लंग्स, लंग्स के लिए आप क्या लिखोगे, एक फंक्शन लिखना है खाली, आप लिख दीजिए helps to exchange respiratory gases in animals, ठीक है। सेकंड है आपका स्टोमेटा, helps to exchange respiratory gases in plants, ठीक है। in the leaf of the plants, ये लिख दिएगा। आगे बोल रहे हैं स्पिरिकल्स, स्पिरिकल्स आप लिख दिए helps to exchange respiratory gases in cockroaches, ठीक है। आगे आपका lenticles helps to exchange respiratory gases in the woody part of the plants, ठीक है। आगे बोल रहे हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग, पहला आपका रेस्पिरेशन इन कॉकरोचेस, तो कॉकरोचेस के अंदर का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया, जो कि पूछा नहीं गया। पूछा गया है कि रेस्पिरेशन जो है उसके प्रोसेस बताओ थोड़ा सा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेशन का जो ऑर्गन्स है वो यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। इसमें ट्रैकिया आता है, स्पेरिकल्स आते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, और ट्रैकिया आपको बताइए पूरे के पूरे ट्यूब के नेटवर्क को ट्रैकिया बोल दिया था, और स्पेरिकल्स तो खाली एंट्री होती है, एंट्री जहां से, ठीक है, जहां से हवा एंटर करती है इसके बॉडी के अंदर। तो फिलहाल यहाँ पे से आप स्टार्ट करिए। इन ट्रैकियल रेस्पिरेशन, वो ये ट्रैकिया मतलब विंड पाइप के जरिए जो पूरे बॉडी में फैला हुआ है, जो रेस्पिरेशन होती है उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 यहाँ से लेकर पूरा एंड तक स्पेरिकल्स तक थ्रू दी स्पेरिकल्स, ये वाला आप जो है ना पैराग्राफ लिख लीजिए, ये हो गया आंसर आपका, कि ऐसे आपका रेस्पिरेशन करता है कॉकरोच। बी में बोल रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखिए यहाँ पे काफी कुछ लिखा हुआ है, तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ उतना लिख लिएगा, खाली डिक्टेशन बोल देता हूँ मैं। लिखना शुरू करिए आप कि पहले तो इतना लिख लिया, each part in plants can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. Like in leaves, there are stomata present which helps in exchange of respiratory gases. Also in the woody part of the plants, they have lenticles which helps them for exchange of respiratory gases. At last, there are lenticles on the
At last there are root hairs in the root of the plants where epidermal layer of skin of root of the plants respire through their hairs और रूट हेयर्स। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स मैंने आपको बता दिया कि आपका लीव्स से जो है रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है। और दूसरा पॉइंट बता दिया लेंटिकल्स मतलब कि वुडी पार्ट से एक्सचेंज होता है गैसेस का प्लांट के। और तीसरा पॉइंट बता दिया रूट के हेयर्स जो होते हैं, जो कि आपका होता है एपिडर्मल लेयर। ठीक है, मतलब सबसे बाहरी हिस्सा स्किन का प्लांट्स के, मतलब प्लांट के रूट के, वहां से एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का। तीनों पॉइंट्स बता दिए मैंने, तीनों पॉइंट्स आप लिख लीजिए, हो गया आंसर आपका। आगे है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में, ये लिखने की जरूरत नहीं, खाली मैं समझा देता हूँ। व्हाई डू मसल्स इन लेग्स डेवलप क्रैम्प्स व्हेन वी रन फास्ट इन अ रेस? क्योंकि मसल्स जो है लेग्स के ज्यादा काम कर रहे होते हैं जब हम भाग रहे होते हैं, हाथ पैर या कहीं और के बजाय, इसलिए आपके पैरों में ज्यादा दर्द फील होता है बाकी शरीर के मुकाबले। क्यों? क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड डेवलप हो जाता है ना, बहुत तेज भागते हैं आप, तो इतने सारे ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती आपके लेग्स तक, तो क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। आगे बोले हैं व्हाई डज कॉकरोच डाई व्हेन पुट इन वाटर? पानी के अंदर कॉकरोच को रख देंगे तो कॉकरोच जाहिर सी बात है मर जाएगा ना, हमें भी तो पानी के अंदर रख दिया तो हम भी मर जाएंगे, इसलिए मतलब पानी के अंदर डुबा दिया जाए थोड़ी देर तक तो। क्यों? क्योंकि उनका जो है सांस लेने का कहाँ होता है, नीचे होता है, शरीर के नीचे वाले हिस्से में, वहां पे होता है सांस लेने के लिए उनके स्पिरिकल्स। वो स्पिरिकल्स को ढक देंगे आप पानी से, मतलब पानी के अंदर डुबा देंगे तो सांस कहाँ से लेगा बेचारा, ऑक्सीजन अंदर ही नहीं आ पाएगी, मर जाएंगे कॉकरोच। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर और सारी चीजें कर ली आप कॉपी में।